फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज इंडिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो अपवाह तंत्र है, उस अपवाह तंत्र के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। अपवाह तंत्र का मतलब क्या है कि किस प्रकार से हमारी नदियां जो हैं वो यहाँ से बहते हुए आगे बढ़ती हैं। कुछ नदियां अरब सागर में मिल रही हैं, कुछ नदियां जो बंगाल की खाड़ी में मिल रही हैं। तो नदियों के आगे बढ़कर के बनाया गया जो तंत्र होता है, जो नदियों के बहने से जो पाथवे बनता है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज का जो हमारा पॉइंट है वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो होता क्या है कि हमारी हिमालयां होती हैं, जो हिमनद होते हैं, हमारे हिमालय जो है वो किससे ढका हुआ है? वो बर्फ से ढका हुआ होता है। हमारा पश्चिमी घाट है, हमारा पूर्वी घाट है। तो जो पर्वत श्रेणियां हैं, उन पर्वत श्रेणियों के हिम से आच्छादित होने पर बनती हैं हिमाद्री या हिमानी, और उन हिमानियों के पिघलने से जल आता है पहला। दूसरा जल किससे आता है? पहला किससे बताया मैंने? पहला बताया मैंने आपको, जो हमारे हिमनद होते हैं, उन हिमनदों के पिघलने से, जो हिमनद होते हैं उनके पिघलने से। तो दूसरा किससे आता है? दूसरा आता है वर्षा से। तो वर्षा और हिमनदों के कारण से जल जो होता है, वो जल क्या होता है? वो जल वहां से बहना स्टार्ट होता है और वह किसी नदी विशेष तक पहुंचता है। तो वर्षा और हिमनदों के पिघलने से जल के नदी विशेष तक पहुंचने पर जो एरिया बनता है, जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को नदी का बेसिन कहते हैं। किसे बोलते हैं? नदी बेसिन। नदी बेसिन का मतलब होता है कि हिमाद्री और आपकी वर्षा के कारण से एकत्रित हुआ जल जब नदी जल स्रोत तक पहुंचता है, तो उस नदी जल स्रोत तक पहुंचने के दौरान जो एरिया उसके द्वारा बनाया जाता है, उस एरिया को नदी बेसिन जो है, उस नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब हमारा जो इंडिया है, इस इंडिया के अंदर जो नदियां हैं, उन नदियों को हम दो प्रकार के अपवाह तंत्र के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कितने प्रकार के अपवाह तंत्र के अंदर डिवाइड कर सकते हैं? दो प्रकार के। पहला अपवाह तंत्र आपका होता है हिमालयन अपवाह तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र, और दूसरा जो आपका अपवाह तंत्र होता है वो होता है आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। यानी कि दो प्रकार के तंत्र के अंतर्गत हमारे भारत के ड्रेनेज सिस्टम को, हमारी नदियों को क्या किया गया? डिवाइड किया गया। पहला कौन सा है हमारे पास? पहला है हमारे पास हमारा हिमालयन अपवाह तंत्र, और दूसरा है हमारे पास हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। यानी कि जो भी हम इंडिया का नदी सिस्टम पढ़ेंगे, उन नदियों को हम इन्हीं दो अपवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। या तो हिमालयन को पढ़ेंगे तो हिमालय से निकलने वाली, देखो हिमालयन अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि वह नदियां जिनका उद्गम कहां से हो रहा है? जिनका उद्गम या तो हिमालय पर्वत से हो रहा है, या फिर वो नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियों से मिलती हैं। हिमालयन अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? हिमालयन अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि या तो कोई नदी हिमालय से निकल रही है, या फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों से मिल रही है। तो इस प्रकार के नदी तंत्र को हम हिमालयन अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। हम क्या बता रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं भारत के अपवाह तंत्र की, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की, जिसमें पहला पॉइंट हमने क्या बताया आपको कि इंडिया के अंदर जो अपवाह तंत्र बनाया जाता है, वो अपवाह तंत्र नदियों के द्वारा अपने बहाव क्षेत्र के माध्यम से बनाया जाता है। नदियां हमारे हिमाद्री, हमारे हिमनद और वर्षा के जल स्रोत के कारण से बन करके, ये जो वर्षा का जल स्रोत है जाकर के नदियों के अंदर क्या होता है? इकट्ठा होता है। जिस जगह पर जाकर के ये पूरा का पूरा जो उनका एरिया होता है, जहां से ये नदियां फ्लो होते हुए जाती हैं, जहां से ये वर्षा जल फ्लो होते हुए जाता है और नदियों में मिल जाता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? बेसिन के नाम से, नदी बेसिन के नाम से जानते हैं। फिर हमने क्या बताया? फिर हमने बताया कि जब हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे अपने, तो इंडिया के बारे में डिस्कस करने पर दो प्रकार के अपवाह तंत्र हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? या तो हमारा हिमालयन अपवाह तंत्र है, जिसको हम नंबर 1 पॉइंट पे बात करेंगे, और दूसरा हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, जिसको हम नंबर 2 के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा हिमालयन अपवाह तंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है बच्चों कि वह नदियां जो हमारे
हिमालय पर्वत से निकल रही हैं। कहां से निकल रही हैं? हमारे हिमालय पर्वत से निकल रही हैं, या फिर हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में जाकर के मिल रही हैं। उस प्रकार के अपवाह तंत्र को हम हिमालयन अपवाह तंत्र कहते हैं। हिमालयन अपवाह तंत्र की खास बात क्या होती है कि हिमालयन अपवाह तंत्र की नदियां जो है वो सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा का मतलब क्या होता है? सदा नीरा का मतलब सदा का मतलब क्या होता है? सदा का मतलब होता है हमेशा। नीरा का मतलब क्या होता है? जल। यानी कि ऐसी नदियों में जल क्या होता है? ऐसी नदियों में जल हमेशा प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि हिमालय की चोटियां बर्फ से आच्छादित होती हैं और हिमाच्छादित होने के कारण से पिघलने पर जल स्रोत की आवक लगातार बनी हुई रहती है। दूसरा, वर्षा की प्राप्ति भी होती रहती है हमारे इन क्षेत्र में। तो दोनों ही कारणों से ऐसी नदियां जो कि हिमालय से निकल रही हैं, उन नदियों के अंदर वर्ष भर जल की आवक बनी रहती है। इसी कारण से इन नदियों को सदा नीरा नदियों के नाम से जाना जाता है। यानी कि हिमालयन क्षेत्र की नदियां जो हैं वो सदा नीरा होती हैं। दूसरी हमने क्या बताई थी? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी कि वह नदियां जिनका उद्गम कहां से होता है? जिनका उद्गम हमारे प्रायद्वीपीय पठार से होता है। किससे होता है? हमारे प्रायद्वीपीय पठार से होता है। वह नदियां जिनका उद्गम किससे होता है? जिनका उद्गम हमारे प्रायद्वीपीय पठार से होता है, उन नदियों के अपवाह तंत्र को हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि यह प्रायद्वीपीय पठारी भाग क्या है? अब इसको जानना भी जरूरी है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग होता क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग को समझने के लिए हम एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आपको समझना क्या होगा, इजी होगा। जैसे कि ये हमारा गुजरात वाला पोर्शन आ गया और ये हमारा दक्षिण भारत का पोर्शन आ गया। ठीक है बच्चों। अब क्या है प्रायद्वीपीय पठार का मतलब? क्या है प्रायद्वीपीय पठार जो है, उस प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो क्या याद रखना है आपको? एक तो आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला याद रखनी है, एक आपको पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जो है वो याद रखनी है। प्रायद्वीपीय पठारी भारत जो है उसके अंदर पूर्वी एवं पश्चिमी घाट जो है, ये दो क्या होती हैं? पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं ये आपके प्रायद्वीपीय पठारी भाग में। मैंने क्या नाम दिया? पहला नाम दिया मैंने पश्चिमी घाट बोला मैंने, और दूसरा क्या बोला मैंने? दूसरा मैंने बोला पूर्वी घाट बोला। अब ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या बोला है, ये समझ लेते हैं। तो पश्चिमी घाट का मतलब क्या होता है? पश्चिमी घाट का मतलब होता है कि जो हमारे इंडिया है, देखो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो पेन का जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, वो पॉइंट आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस एरिया को तो क्या बोलते हैं? इस एरिया को तो बोलते हैं पश्चिमी घाट। यानी कि ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया जो पश्चिमी एरिया की तरफ है, तो इसको पश्चिमी घाट बोल देंगे। और ये वाला जो एरिया है, इसको पूर्व की तरफ है, तो पूर्वी घाट। अब क्या एक्चुअल में यही है? एक्चुअल में समझते हैं, आपको समझाने के लिए बताया है कि जैसे एक मैप होता है ना, उस मैप के अंदर जैसे मान लो एक मैप बनाया मैंने यहाँ पे, ऊपर की ओर क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। इधर कौन सा पोल है? साउथ पोल है। इधर कौन सा पोल है? ईस्ट पोल है। इधर कौन सा पोल है? आपका वेस्ट पोल है। तो जो ईस्ट की तरफ पड़ रहा है, पूर्व की तरफ पड़ रहा है, उसको पूर्वी घाट बोल देंगे। जो पश्चिम की तरफ पड़ रहा है उसको क्या बोल देंगे? पश्चिमी घाट बोल देंगे। ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा दक्षिणी भारतीय भाग है, उस दक्षिण भारत में मैंने दो नाम लिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट इसलिए बोला कि यह है हमारे मैप के अकॉर्डिंग पश्चिम दिशा में आता है, और पूर्वी घाट इसलिए बोला कि यह हमारे मैप के अकॉर्डिंग पूर्वी दिशा में आता है। इसीलिए जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग होता है उसके अंदर पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं और पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं को शामिल किया गया है। तो और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि और डीप में चलते हैं क्या होता है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं वापस से, ये इरेज करते हैं, ये भी हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और थोड़ा डिटेल के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। होता क्या है कि भारत के अंदर जो पश्चिमी तट है, ये पूरा का पूरा, देखो यहां से क्या लगा हुआ है, यहां से आपका क्या लगा हुआ है, यहां से आपका अरब सागर लगा हुआ है। ठीक है। इस साइड में क्या है आपका, इस साइड आपका अरब सागर आ जाता है। इस साइड में क्या आता है, इस साइड में बंगाल की खाड़ी आ जाती है। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो पूर्वी पोर्शन है पूरा पूरा, इसको हम ब्लू से लेते हैं। ठीक है। ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला क्या है, ये वाला तटवर्ती एरिया है कि नहीं है? ये वाला एरिया क्या है, ये वाला भी तटवर्ती एरिया है कि नहीं है? तो इस वाले तटवर्ती एरिया को, जो कि अरब सागर की ओर है, ये हमारा पश्चिमी तट है। ठीक है। और जो एरिया बंगाल की खाड़ी की तरफ है, वो हमारा कौन सा तट है? वो हमारा पूर्वी तट है।
ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। ये हमारा पश्चिमी तट हो गया, ये हमारा पूर्वी तट हो गया। ठीक है, दो तट हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हैं, क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। अब पश्चिमी तट के समानांतर तापी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है उसको क्या बोलते हैं, उसको पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ, हम डायग्राम से समझते हैं। हम ये डायग्राम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला चली और ये पर्वत श्रृंखला यहाँ से होती हुई कहां तक पहुंच गई, हमारे कन्याकुमारी वाले एरिया तक पहुंच गई। तो वह पर्वत श्रृंखला जो कहां से चल रही है, हमारी तापी घाटी से, नर्मदा और तापी घाटियां होती है ना दो, तो हमारी जो तापी घाटी से जो पर्वत श्रृंखला चल रही है और तापी घाटी से चलने के बाद में हमारी कन्याकुमारी तक जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, उस घाट को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे के पूरे घाट को हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। ये कौन सा हो गया पूरा, ये आपका बच्चों पश्चिमी घाट हो गया। कहां से कहां तक है, ये आपकी तापी घाटी से लेकर के आपकी कन्याकुमारी का जो एरिया है उस कन्याकुमारी के एरिया तक फैला हुआ है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को डिस्कस कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले क्या जानना जरूरी है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को जानना जरूरी है। हमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जानना जरूरी है। तो जब हम पश्चिमी घाट को जान रहे थे तो पश्चिमी घाट को जानने के क्रम में हमने दो चीजें सीखी। पहली क्या सीखी कि अरब सागर के साथ हमारे भारत का जो तट लगा होता है उस तटवर्ती प्रदेश को पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश बोलते हैं, और बंगाल की खाड़ी के साथ जो हमारा इंडिया का तट लगा होता है उसे हम पूर्वी तटवर्ती प्रदेश के नाम से जानते हैं। जो हमारा पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश है उस पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश के अंदर तापी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट के समानांतर जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उस पर्वत श्रृंखला को हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और अगर पूर्वी प्रदेश की बात करें, पूर्वी घाट की बात करें, तो पूर्वी घाटी के अंदर महानदी की घाटी से लेकर के जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, आप यहां से मान लो कि यहाँ पर आपकी महानदी आती है, उस महानदी की घाटी से लेकर के जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उस नीलगिरी की पहाड़ियों तक जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उस पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, उसको पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। कैसे डिमार्क करेंगे, यहाँ पर क्या है आपकी महानदी है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लो क्या आती है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां आती है। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां आ गई। तो इसके समानांतर ये जो फैला हुआ एरिया होता है, इस पूरे फैले हुए एरिया को क्या बोलते हैं, इसको हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों हमने क्या चीज सीखी, हमने अभी अभी दो चीजें सीखी। पश्चिमी घाट क्या होता है, तो पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश के समानांतर तापी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट कहलाती है। हमने यह जाना पूर्वी घाट क्या होता है, तो हमने कहा कि पूर्वी तट के समानांतर महानदी से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि तमिलनाडु तक हैं वहां तक फैली हुई जो पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। अब जो हमें यहाँ पर नदियां पड़ने वाले हैं उन नदियों का, अब देखो और एक चीज और क्या होती है इसमें कि जो आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट आपके खंड पर्वत का उदाहरण है। और यह खंड पर्वत जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के पश्चिमी भाग के टूटकर अलग होने से होता है। यह क्या पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट जो है वो खंड पर्वत का एग्जाम्पल है, जबकि आपका पूर्वी घाट जो है वो वलित पर्वत जो है उन वलित पर्वतों का उदाहरण होता है। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में ऊंचाई किसकी ज्यादा होती है, तो पश्चिमी घाट जो है उस पश्चिमी घाट की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें, अगर हम हमारे पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई की बात करें तो पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई निकल के हमारे सामने आती है वो तो होती है लगभग 1200 मीटर। और इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, वो है आपकी अनाईमुड़ी की चोटी। जो अनाईमुड़ी है उस अनाईमुड़ी चोटी क्या है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई है इसकी, 2625 मीटर क्या है इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है। और अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 900 मीटर जो है वो आपकी पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई होती है। ठीक है, अब आपका पश्चिमी घाट जो है ना, उस पश्चिमी घाट को भी अलग अलग पोर्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है वो देख लेते हैं, चेंज करते हैं कलर थोड़ा सा।
इससे लिखते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट जो, उस पश्चिमी घाट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिमी घाट में, जैसे ये मान लो आपका सौराष्ट्र वाला एरिया है। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है बच्चों? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाता है सूरत आ जाता है, ठीक है। जो मैं येलो से लिख रहा हूं वो क्या है आपका? पश्चिमी घाट को हम डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सौराष्ट्र से लेकर के सूरत तक का जो पश्चिमी घाट वाला एरिया होता है, इस पूरे एरिया को किस नाम से जानते हैं? इस पूरे एरिया को काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। क्या कहलाता है ये आपका काठियावाड़ तट कहलाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट के अंदर सौराष्ट्र से लेकर के सूरत तक का जो एरिया है उसको काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। सूरत से लेकर के जो आपके दमन वाला एरिया आता है, ठीक है, उस दमन वाले एरिया, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं कोंकण तट के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? कोंकण तट जो है उस कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कहां से कहां तक के एरिया को? सूरत से लेकर के दमन तक का जो एरिया है उस दमन तक के एरिया को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अब दमन से लेकर के जब हम गोवा की ओर चलते हैं तो दमन से लेकर के जो आपका गोवा तक का एरिया आता है, माफ कीजिएगा, जो हमने क्या बताया अभी आपको, सूरत से दमन तक का एरिया कोंकण तट बताया। सूरत से दमन तक का एरिया कोंकण तट नहीं है, बल्कि दमन से लेकर के गोवा तक का एरिया जो होता है वो कोंकण तट होता है, ठीक है। जो हमने अभी बताया, देखो जो आपका पश्चिमी घाट होता है, पश्चिमी घाट को टोटल आपके 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? पहला काठियावाड़ तट में बांटा गया है, दूसरा कोंकण तट में बांटा गया है, तीसरा कनारा तट में बांटा गया है और चौथा मालाबार तट में बांटा गया है। पश्चिमी घाट को टोटल 4 एरिया में बांटा गया है और जो आपका पूर्वी घाट होता है उस पूर्वी घाट को 2 एरिया में बांटा गया है। कौन कौन से 2 एरिया में बांटा गया है? पूर्वी घाट को कांकीवाड़ा तट में बांटा गया है और पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के अंदर बांटा गया है। तो पश्चिमी घाट के अंदर सौराष्ट्र से लेकर के जो गुजरात तक का एरिया है उस एरिया को हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर सूरत से लेकर दमन तक का एरिया आ जाता है और सूरत से दमन तक के एरिया में जब हम दमन से लेकर के गोवा तक की यात्रा करते हैं तो दमन से लेकर गोवा तक का जो एरिया होता है उस एरिया को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कौन से तट के नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गोवा से लेकर फिर कौन सा एरिया आएगा? गोवा से लेकर के फिर मंगलोर तक का एरिया चलेंगे हम, तो गोवा से मंगलोर तक का जो एरिया आता है इस एरिया को जानते हैं हम कनारा तट। इसे किस कौन से नाम से जानते हैं बच्चों? इसको कनारा तट के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में हमारे मंगलोर से लेकर के जो कन्याकुमारी तक का जो हमारा एरिया है इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम मालाबार तट जो है उस मालाबार तट के नाम से जानते। तो इस प्रकार से जो हमारा पश्चिमी घाट है उस पश्चिमी घाट को हम टोटल 4 तटों के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा तट आता है वो आता है हमारा काठियावाड़ तट, दूसरा जो हमारा तट आता है वो आता है हमारा कोंकण तट, तीसरा तट हमारा आता है कनारा तट और चौथा तट जो हमारा आता है वो आता है हमारा मालाबार तट, ठीक है। इन 4 तटों के अंतर्गत हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये वाली सारी बात जो है वो हमारी पश्चिमी घाट के बारे में बात हो गई। अब अगर हम पूर्वी घाट के बारे में बात करें तो अभी भी मैंने बताया था आपको कि पूर्वी घाट को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। 2 तरीके का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है? एक बांटा गया आपके कांकीवाड़ा तट के अंदर और एक बांटा गया है आपका कोरोमंडल तट के अंदर। कांकीवाड़ा तट कौन सा होता है? तो महानदी जो है आपकी, उस महानदी और आपकी यहाँ पर बहती है गोदावरी नदी, ठीक है। तो महानदी और जो गोदावरी नदी है इनके बीच का जो तटीय एरिया होता है, ये वाला एरिया जो है ना, इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं कांकीवाड़ा तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ये आपका कांकीवाड़ा तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट के एरिया की बात कर रहे हैं। इसको उत्तरी सरकार के नाम से भी जानते हैं और इसको गोलकुंडा तट के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना है, कांकीवाड़ा तट बोल दो, चाहे उत्तरी सरकार बोल दो इसको, या फिर इसको गोलकुंडा तट बोल दो, बात एक ही है। और दूसरा क्या बांटा गया है इसे? दूसरा बांटा गया है इसे कोरोमंडल तट के अंदर। तो कोरोमंडल तट क्या होता है? यहाँ पर आती है आपकी कृष्णा नदी, ठीक है। यहाँ पर कौन सी नदी? यहाँ पर कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी से लेकर के जो कन्याकुमारी तक का एरिया है पूरा का पूरा, उस एरिया को बांटा गया कौन से तट के अंदर? उस एरिया को बांटा गया है कोरोमंडल
तट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो पोर्शन आ गए, एक आपका कांकीवाड़ा तट आ गया, एक आपका कोरोमंडल तट आ गया। तो हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ने वाले थे हमारे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों को। हमने किया क्या, हमने जो पश्चिमी घाट था उस पश्चिमी घाट को हमने टोटल 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से में बांटा, पहला हमने बोला कि पश्चिमी घाट में आपका आता है काठियावाड़ तट आता है, काठियावाड़ तट आता है। दूसरा हमने बोला कि इसके अंदर आपका कोंकण तट आता है। तीसरा हमने बोला कि इसके अंदर आपका कनारा तट आता है। और चौथा हमने क्या बोला, इसके अंदर कौन सा तट आता है, मालाबार तट आता है। सिमिलरली हमने जो पूर्वी घाट था उस पूर्वी घाट को भी हमने क्या किया, पूर्वी घाट को भी हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया। पहला कौन सा बोला हमने, पहला बोला हमने कांकीवाड़ा तट बोला, या इसका नाम क्या हो गया, गोलकुंडा तट हो गया। दूसरा हमने क्या बोला आपका, कोरोमंडल तट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है उन पूर्वी घाट का विभाजन देख सकते हैं। अब हमने क्या देखा, हम प्रायद्वीपीय पठार की ओर से बहने वाली नदियों की बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि वह नदियां जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से होता है उसको हमने प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के नाम से जाना। आज हमने प्रायद्वीपीय पठारी भाग के, प्रायद्वीपीय पठार के अलग अलग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के पार्ट पढ़ लिए, और अब हम अगले क्लास के अंदर इनसे निकलने वाली नदियों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बच्चों वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आप साथ ही साथ इसको लर्न भी कर रहे हो, मेमोराइज भी कर रहे हो और नोट्स भी बनाते हुए चल रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।